लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, लीगल रिपोर्टर के वेबिनार में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। हमेशा की तरह वेबिनार के माध्यम से हम अलग अलग कानूनी विषयों को उठाते हैं और इस बार जो विषय है लॉकडाउन में घरेलू हिंसा, उस पे हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पहला तो मैं परिचय कराना चाहूंगा, मुरारी तिवारी साहब जुड़ रहे हैं जो सदस्य हैं दिल्ली बार काउंसिल के। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, करीब 25 साल का अनुभव है उन्हें वकालत में। इसके साथ ही हमारे साथ रीना सिंह जी जुड़ रही हैं। रीना सिंह जी फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल स्टेट ऑफ यूपी रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मैं लॉकडाउन में घरेलू हिंसा को लेकर सबसे पहले रीना जी आप ही से शुरुआत करूंगा। WHO यूरोपियन ऑफिशियल रीजनल डायरेक्टर की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर 6 महीना अगर लॉकडाउन नहीं खत्म हुआ तो करीब 31 मिलियन यानी कि 3 करोड़ महिलाएं दुनिया भर में इसका शिकार होंगी घरेलू हिंसा का। अगर भारत के आंकड़े की बात करें तो तमाम राज्यों की जो महिला संगठन से जुड़ी हुई हैं या महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं, उनका कहना है कि जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं, नंबर ऑफ ईमेल्स हैं, वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन, कुछ नहीं पता किसके साथ क्या होगा। अभी तक बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी चल रहे थे क्योंकि महिलाएं अपने परिवार में उनको संभाल रही थी, वहां काम देखती थी, पुरुष बाहर काम पे निकल जाते थे, दोनों की अपनी अपनी व्यवस्था थी जी। उस व्यवस्था में काम बटा हुआ कि महिलाएं क्या करेंगी, पुरुष क्या करेंगे। अब आज की स्थिति जो है लॉकडाउन की, पुरुष खुद भी घर में बैठे हैं, उन्हें खुद ये नहीं पता कि कल उनके बिजनेस का हाल क्या होगा, बच्चों का नहीं पता कि कल वो क्या पढ़ेंगे, कब स्कूल में जाएंगे, किस तरीके से उनकी एजुकेशन आगे बढ़ेगी, इस देश में कैसे चलेंगी। रोज आप एक लड़ाई लड़ते हैं, आज हम लड़ाई तरक्की की छोड़ के हम सिर्फ राशन पानी की लड़ाई पे आ गए। तो महिलाएं सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं घर में। पुरुष जब बहुत ज्यादा महसूस करेंगे कि प्रेशर आ रहा है, परिवार को चलाना भी है, साथ में भी रहना है, दिन रात एक ही काम और एक ही अनसर्टेनिटी मीडिया के थ्रू मिल रही है कि इतने लोग यहाँ मर गए, उतने लोग वहां मर गए, बाहर आप जा नहीं सकते, काम आप कर नहीं सकते, आपके बिजनेस भी खत्म होते जा रहे हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन भी खत्म होती जा रही है, आपकी पूरी जिंदगी की प्लानिंग खत्म होती जा रही है। तो ऐसे सब में आता है क्योंकि हम सब ही इंसान हैं। मुरारी तिवारी साहब, रिपोर्ट कहती है साल भर में करीब 8,000 महिलाएं इस डोमेस्टिक वायलेंस का देश भर में शिकार बन रही हैं। एनजीओ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करी और कहा कि इस पर सरकार कुछ स्टेप उठाए। हालांकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं उस पर आप स्टेप इन करें। लेकिन मेरा सवाल आपसे महत्वपूर्ण ये होगा कि लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में जब सरकारें काम नहीं कर रही, अदालतें चल नहीं रही हैं, सरकारों के काम करने का एक निश्चित पैमाना है, एक दायरा है, उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि इन जैसे केसेस से निपटने के लिए क्या बेहतर बड़ा क्या किया जा सकता था जो अभी तक शायद नहीं हो पाया? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी सारा जो फोकस है गवर्नमेंट का कोविड-19 के जो पेशेंट्स है उसी पर कंसंट्रेट हो गया है। FIR दर्ज कराना, कंप्लेंट दर्ज कराना वो कोई इशू नहीं है। आजकल ऑनलाइन कोई भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, बट उसमें जो प्रोटेक्शन है, जो पर्पज है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, वो फ्रस्ट्रेट होता दिख रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी फ्रस्ट्रेट होता रहेगा क्योंकि जो एजेंसीज हैं, बेसिकली जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में भी एक पुलिस का ही एक पार्ट होता है, जो पुलिसिंग लगी थी इन कामों में, आज की डेट में वो फील्ड में लगी हुई है,
लॉकडाउन की वजह से, और वहाँ वो लोगों को रोकने पे लगी है। तो एक तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल की जो एजेंसियां हैं वो ऑलमोस्ट ठप पड़ी है, क्योंकि वहाँ न कोई आ रहा है, न कोई जा रहा है, न कोई काउंसलिंग हो रही है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्रस्ट्रेशन हैं घर में, उनकी वजह से भी लोगों में समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हाई कोर्ट ने तो ठीक कहा, हाई कोर्ट ने ठीक चिंता जताया है, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ नहीं आएगा। उम्मीद नहीं है कि अभी जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी सोसाइटी में, जब तक कोरोना से थोड़ी राहत नहीं मिलेगी, तब तक तो ऐसे हमारे जो महिलाएं हैं उनको हो सकता है कि झेलना भी पड़ जाए। जी जी, मेरा पहला क्वेश्चन ईमेल के वाया आ गया है और मैं चाहूंगा कि इसका रीना जी पहले जवाब दे दें। पहला क्वेश्चन आ गया है कि ऐसी स्थिति में जब हम पुलिस के पास जा नहीं सकते, घर में हमारे साथ प्रताड़ना हो रही है, पुलिस काम नहीं कर रही, अदालतें काम नहीं कर रही हैं, उस दशा में अगर मैं अपने घर में मानसिक शारीरिक प्रताड़ना झेल रही हूं तब क्या करूं? ये रीना जी मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना है। जी जी। इनफैक्ट देखिए, ईमेल के थ्रू आपने वुमेन कमीशन में रिपोर्ट कर दिया है। वुमेन कमीशन ऑटोमेटिकली आज का जो स्थिति है, परिस्थिति को देखते हुए जहां पुलिस भी व्यस्त है, वुमेन कमीशन एक्शन ले रहे हैं। वो एफआईआर करा के फॉलो अप कर रहे हैं और आपके पुलिस जरूर आती है। पुलिस आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है, बिकॉज जितनी भी आप मजिस्ट्रेट के सामने रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं वो सबके सब प्रोटेक्शन इज अवेलेबल राइट नाउ अंडर द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन। बट आपने ईमेल के थ्रू कंप्लेंट किया है। आप विमेन कमीशन बहुत सारे केसेस में, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिनमें एनबीडब्ल्यू में ईमेल के थ्रू कंप्लेंट हुई है और विमेन कमीशन ने एनोनिमस रिपोर्ट्स का भी एक्शन लेते हुए एफआईआर करवाई है। उसमें पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी, लेकिन यस, आपके घर में एक मैसेज पहुंच जाएगा कि आपको कानूनी ज्ञान है, आप उस ज्ञान का प्रयोग करना चाहती हैं और आपको प्रोटेक्शन दी जाए। इतना आपको ये एक प्रोटेक्शन मिल रही है अभी भी पुलिस से, फोन के थ्रू मिल रही है या आपके घर आके विजिट कर रही है पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे रही है। यस, मजिस्ट्रेट ट्रायल आपका अभी नहीं होगा जब तक आप किसी एप्लीकेशन को या डीआईआर को कोर्ट तक नहीं लेके जाएंगी। वो उस लॉकडाउन सिचुएशन के बाद में भी हमें देखना होगा क्या होगा, लेकिन यस, इमीडिएटली आपको एफआईआर के थ्रू अगर नहीं हो पा रहा है तो भी पुलिस आके आपको एक मीडिएटर आपको अपॉइंट करा रही है, ऑनलाइन आप मीडिएट भी कर सकती हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस मामले में क्या प्रक्रिया क्या होती है, बहुत संक्षिप्त में मुझे वो प्रक्रिया बता दें। जी देखिए, जैसे ही कहीं भी किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आती है तो वो जो विक्टिम होता है, जो एग्रीव्ड पर्सन होता है, वो खुद व्यक्तिगत तौर पर या किसी लॉयर के थ्रू अपने इलाके के जो मजिस्ट्रेट है उनके यहाँ मुकदमा दर्ज करा सकता है, कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। वहां जैसे ही कंप्लेंट दर्ज होती है तो वहां कोर्ट वहां से एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके वहां से रिपोर्ट मंगवा लेती है। फिर जो रिस्पोंडेंट्स उसमें जो अपोजिट पार्टी होती हैं उनको कोर्ट बुलाती है और बुला करके जो ग्रीवांसीज हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है, जवाब मांगते हैं। कोई एंटरिम मेजर्स की जरूरत होती है तो वहां पर एंटरिम मेजर्स का इंतजाम होता है, एंटरिम मेंटेनेंस का इंतजाम होता है, एंटरिम प्रोटेक्शन का इंतजाम होता है। तो हर तरह के एंटरिम मेंटेनेंस का भी इंतजाम है उसमें। उसके बाद जो प्रॉपर उसमें जो ग्रीवांसीज है उस पर कार्रवाई हो करके, एक तो ये कोर्ट में इस तरह से ये प्रोसेस चलता है जो नॉर्मल रूटीन है। दोनों पक्ष को अपनी अपनी बात रखने की मौका दिया जाता है और अगर उसमें जैसे कोर्ट को लगता है कि जो अपोजिट पार्टी है में जो प्रताड़ना करने वाले हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके खिलाफ कंपनसेशन का ऑर्डर होता है, मॉनेटरी कंपनसेशन का ऑर्डर होता है, और अगर वो नहीं कंप्लाई करते हैं तो 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर टाइम टू टाइम जा करके उनसे रिपोर्ट लेते रहते हैं कि आपको किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस अभी लगातार हो रही है कि नहीं हो रही है। और आपको एक चीज और बता दूं विप्लव जी, हम लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक मैटर है, इसमें मेजोरिटी जो केसेस हैं वो जो लीगली वेडिड वाइफ है उनका भी मैटर इसी में क्लब हो जाता है, जबकि उनके लिए भी एक अलग से भी एक बहुत बढ़िया प्रोविजन बना हुआ है जो 498A और 406 जिसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं।
तो उसके लिए एक अलग वुमेन सेल का एक ब्रांच बना हुआ है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर लीगली वेडिड वाइफ है। डोमेस्टिक वायलेंस में उसका दायरा बढ़ा दिया है, क्योंकि उसमें एक डोमेस्टिक हेल्प हो या किसी तरह की महिला आपके साथ रही हो और उसके साथ प्रताड़ना हो रहा है, तो इसको इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में लार्जली कवर हो जाता है। विप्लव जी, मैं 1 मिनट थोड़ी सी मुरारी जी ने बिल्कुल सही सारी प्रक्रिया बताई, उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जी जी। दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ हो रहा है और वो डिवोर्स नहीं चाहती, लेकिन वो ये चाहती है कि कोई लीगल इंटरवेंशन हो और कोई मेरे पति को समझा पाए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और हमारी काउंसलिंग हो और हमारी गृहस्थी ऐसे ही चलती रहे। तो उसे लॉ का हेल्प लेना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जहां आपको काउंसलर भी मिलते हैं जो हस्बैंड को भी काउंसल करते हैं, परिवार को भी करते हैं आपके, और आपके डोमेस्टिक में आपकी सास भी इंक्लूड होती हैं, आपकी नंदे भी होती हैं, आपके और रिश्तेदार भी होते हैं। एंड वायलेंस बहुत लंबी डेफिनेशन है। इट इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज इमोशनल ऑल्सो एंड इट इज सेक्सुअल ऑल्सो। सो अगर वो गृहस्थी बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती तो 498 का सहारा तब लें जब उनके साथ सीमा पार हो चुकी है सहन शक्ति की, तब वो डिसाइड, दिस फैमिली इज नॉट फॉर मी। ये एज अ फीमेल आई एम जस्ट एडिंग मुरारी जी थोड़ा सा, क्योंकि मैं एकदम से हम 490A में अगर उनको लेके चले जाएंगे तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है उन्हें उसी घर में सेटल कर पाना। जी, मैं मुरारी साहब से अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ये कोई मिस सविता है, उन्होंने ईमेल के वाया ही हमको ये क्वेश्चन भेजा है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में जहां हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे और दिन प्रतिदिन उस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन 3 भी बढ़ गया है, तो उनका ये कहना है कि 17 मई तक तो हमको और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हम ईमेल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, केवल मोबाइल के थ्रू हैं, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम किसको कॉल करें? ये उनका क्वेश्चन है अपना। जी देखिए विप्लव जी, वो 100 नंबर तो हमेशा अवेलेबल है, और पुलिस को फोन से भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जैसे ही आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं, DD एंट्री दर्ज होती है और उसके DD नंबर मांग सकते हैं आप, और वो कॉल जैसी रजिस्टर्ड होती है वो किसी न किसी एक पुलिस ऑफिसर को वो एक डिप्यूट हो जाती है। तो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो काम करता है पूरी तरह से, और जो लोकल पुलिस है आकर के मदद भी कर सकती है। हम लोग बात कर रहे थे कि पूरी तरह से इफेक्टिव ट्रायल और कोर्टों का जो सिस्टम है वो जरूर हैम्पर हो गया है, और लेकिन जो अर्जेंट मैटर्स हैं वो तो मुझे लगता है कि पुलिस जरूर आके अटेंड करती है। जैसा भी आपने सुना था, अभी पेपरों में भी रिपोर्ट हुआ था कि एक हस्बैंड ने वाइफ को किल कर दिया, बेटे को घर से निकाल दिया, तो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई हुई है। तो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई अन्याय हो रहा है। तो विप्लव जी, आपके माध्यम से आप बता सकते हैं अपने माध्यम से कि आप जरूर फोन नंबर पे कॉल करें, और इसमें किसी कोई और पर्टिकुलर नंबर लेने की जरूरत नहीं है। वो 100 ही काफी है, वो 100 ही आगे किसी और को भी अगर उनको एलोकेट करना होता है, किसी और ब्रांच को या और किसी लेडी पुलिस ऑफिसर को भेजना है, तो खुद ही वो जो पुलिस ऑफिसर वहां पे डिप्यूट हुआ वो आगे इंतजाम करता है। रीना जी, अगला मुझे क्वेश्चन आया है कि अगर बाय द वे वो हस्बैंड के घर पे हैं, ससुराल पे हैं, ये रानी कोई नाम है, वो अपना व्हाट्सएप मैसेज से ये भेज रही हैं। उनका ये कहना है कि वो घर पे हैं और बाय द वे पुलिस को फोन करती हैं, लॉकडाउन के दौरान पुलिस को कंप्लेन करती हैं। पुलिस अगर उनको समझा बुझा के दोबारा से भेज देती है, तब भी घर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, तब वो क्या करें, कहां जाएं? लॉकडाउन है, वो हिल सकती नहीं है, और अगर पुलिस उतनी इफेक्टिव कार्रवाई नहीं करेगी तो वो कहां जाएं? मतलब उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर पुलिस आई, उसने मीडिएशन किया, एक तरह से समझाया, कहा आप दोबारा से रहें, पुलिस चली गई और दोबारा से हुआ, तो वो लेडी फिर कहां जाएगी? अब वो एक तो वो और ज्यादा जलन, ईर्ष्या का कारण बन चुकी है क्योंकि उसने पुलिस बुलाया। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? जी ये स्थिति एक ऐसी है कि आप इसके अंदर पुलिस के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर को भी कनेक्ट कर सकती हैं। जी, सर्विस प्रोवाइडर्स हर जगह अपॉइंट हुए हैं,
आप उनको बुला सकती हैं। बहुत सारी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं। थोड़ा सा आप खुल के बता दें, ये सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ क्या मतलब है, थोड़ा सा जी। सर्विस प्रोवाइडर्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। जी जी। पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना जी, जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं। नंबर 2 होते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसके अंदर जनरली एनजीओज वगैरह होती हैं जो कि ऑलरेडी अपॉइंटेड होती हैं बाय दी अथॉरिटीज जी। तीसरा है पुलिस स्टेशन। आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकती हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर से आपको अगर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, लेकिन आपका केस अगर आप दोबारा से इसको फॉलो अप करना चाहती हैं तो अर्जेंट कैटेगरी में आएगा। आप सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट कीजिए, आप पुलिस में एफआईआर कीजिए, जो कि बिल्कुल सही मुरारी जी ने बताया कि 100 नंबर डायल करेंगी आप, आपके पास पुलिस आएगी और पुलिस कर रही है, मुस्तैदी से काम कर रही है ऐसे मामलों में भी। लेकिन आप अगर अर्जेंट एप्लीकेशन है कि पुलिस इंटरवेंशन हो चुकी है, काउंसलिंग हो चुकी है, फिर भी आपका परिवार आपको परेशान कर रहा है, तो ये हम अर्जेंट मैटर मानेंगे। मुरारी साहब मुझे एक थोड़ा सा प्रश्न का जवाब दीजिए। टेक्निकल मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन का जानना चाहूंगा आंसर। मुझे ये बताइए, ये जो क्वेरी थी विप्लव, आई एम सॉरी, वो तुमने भी पूछा था, थोड़ा सा मैं एडिशन कर दूं। जो लेडी चाह रही है कि ससुराल में रह रही हूँ, तो वो उनको हमारे प्रोटेक्शन ऑफ वुमन, ये जो हमारा एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें ही सेक्शन 17 में एक प्रोविजन बना हुआ है कि राइट टू रेजिडेंस उस लेडी का अधिकार है। वो आराम से उसमें रहेंगी और उनको आप बोल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि वो वहां से निकलने की उनको कोई जरूरत नहीं है। और वहीं पर सेक्शन 19 में हमारे यहाँ प्रोविजन है कि वो आराम से रहें और लॉकडाउन रहने के पहले भी रहें, बाद में भी रहें। उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर तक मिलता है कोर्ट से, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो देते हैं, और उनको वहां से कोई हटा नहीं सकता ससुराल से। आप दूसरी बात जो कह रहे थे बताइए। जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है, अगर वो अभी फिलहाल उस धैर्य को रखते हुए, अपने पेशेंस को बनाते हुए, जैसा कि रीना जी ने अभी कहा कि कम से कम उस दौरान वो अपने पेशेंस को थोड़ा सा रखें और उसी परिस्थिति में रखें जब कोर्ट खुले। उससे पहले मतलब इस एविडेंस के तौर पर वो क्या क्या चीजें कर सकती हैं कि मान के चलिए कि अगर लॉकडाउन के थोड़े दिन पहले तक डोमेस्टिक वायलेंस उन पर लगातार जारी रहता है और लॉकडाउन के पीरियड के 2-3 दिन 4 दिन पहले, वो 5 दिन पहले बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो उस दौरान उनके पास एविडेंस किस तरह का रहेगा कि उस दौरान उससे पहले 4-5 दिन पहले से उनके खिलाफ होता रहा है, उस स्थिति में वो क्या करें एविडेंस के तौर पर, एक कंप्लेंट के तौर पर? देखिए विप्लव, आजकल तो हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर है, डिवाइसेस हैं, जो घटनाएं हो रही है उनको रिकॉर्ड कर सकती हैं। अगर कहीं किसी तरह का कोई फिजिकल वायलेंस हो रहा है तो उसमें उन कामों के लिए कहीं कोई पुलिस रुकेगी नहीं। पुलिस आएगी, हॉस्पिटल ले जाएगी, जो इंजरीज हैं उसके MLC बनती है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, वो सब अपने आप में ये सब सबूत है कि उनके ऊपर इस तरह की घटनाएं हो रही है। और नहीं तो कोई वर्बल कोई गाली गलौज कर रहा है या दबा रहा है या किसी तरह का कोई तनाव दे रहा है, तो उसको शी कैन रिकॉर्ड इन मोबाइल, इस तरह की। और जो समस्याएं हो रही हैं वो डेली अपने फोन के थ्रू, टेलीफोन से वो अपने, जो मैंने आपको कहा कि पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, DD एंट्री दर्ज करा सकती हैं लगातार। और ये DD एंट्री जैसी दर्ज होती है वो अपने आप में मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। जिस दिन हम चाहेंगे वो उसको एज ए कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है जी, और उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीना जी, क्या ये काफी है जितना तिवारी जी ने बताया, या और कुछ किया जा सकता है? कि पहले तो मैंने ये कहा, तिवारी जी ने बिल्कुल ठीक सलाह दी है। दूसरा मैंने सबसे पहले कहा है कि एक ईमेल कंप्लेंट जरूर डाल दें। वो एक एविडेंस है कि ये भी प्रूव करेगा बाद में कि इट इज रिपीटेड एविडेंस जी। एविडेंस एक्शन जो है आपका रिपीटेड है, एक ही बार नहीं है कि एक बार हुआ। देखिए हम लोग ना थोड़ा सा मैट्रिमोनियल मैटर्स में थोड़ा सा लीनियंट होते हैं, हम एकदम से जेल भेजने की बात नहीं करते। कोर्ट भी थोड़ा सा, जजेस, जुडिशरी भी थोड़ा सा लिबरल होती है, वो चाहती है कि घर टूटे ना। तो इसीलिए हम पहली कंप्लेंट को थोड़ा सा हम समझा बुझा के उन लोगों को सेटल कराएं। लेकिन अगर रिपीटेड इंसिडेंट है, अगर बार बार यही
हरकत उनके साथ हो रही है तो वो हर बार एक ईमेल डालती जाए, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन आप धीरे धीरे एनसीडब्ल्यू में अपनी एक ईमेल डालती जाए। और जैसे मुरारी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है, आप एविडेंसेस हर तरीके की कलेक्ट कर सकती हैं। सबके पास आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप उनसे रिकॉर्ड करती जाइए, आप वीडियो भी बना सकती हैं, आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। एंड डोमेस्टिक वायलेंस में देखिए 498 आपके पास, जब आप ये डोमेस्टिक वायलेंस को अप्रोच कर चुकेंगी, इसके पर एक और सलाह मैं देना चाहूंगी आपको। जी। हम बात कर रहे थे, बार बार हम कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर, और आपका सवाल भी था कि सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं। देखिए, सर्विस प्रोवाइडर वो वॉलंटरी एसोसिएशन होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, दे आर एनजीओस, registered with all the thanas and women commission also. They all help in counseling also and in protecting also, in absence of all these things. तो वो क्या कर सकती है, किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर को जो उनके एरिया में रजिस्टर्ड है उनको टच में कर सकती हैं, उनके थ्रू व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकती हैं, उनको फोन करके एविडेंसेस अपनी शेयर कर सकती हैं। अगर अपने मोबाइल में भी बहुत दिनों तक नहीं रख पाती हैं तो किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर को जो रजिस्टर्ड है उनके एरिया में, उसके साथ करें, उसको बताएं, क्योंकि अभी सर्विस प्रोवाइडर बहुत कुछ आपकी DIR नहीं लिखवा सकते हैं, आपको मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जा सकते हैं, आपको पुलिस के पास नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपकी सारी एविडेंसेस कलेक्ट करके जब आप मजिस्ट्रेट को कांटेक्ट करेंगी, जब आप पुलिस को कांटेक्ट करेंगी, तो सारी एविडेंसेस वो आपके DIR में लिख। अब मेरे पास एक सुशील जी का क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है शायद बारी बारी से आप दोनों आंसर दे देंगे तो ज्यादा बेहतर है। सुशील जी कह रहे हैं, महिलाओं के डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप लोगों ने खूब चर्चा कर ली, कृपया पुरुषों के डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी बताएं, वो क्या करें। जी रीना जी। रीना जी बेहतर बताएंगे। पहले पूछिए। तिवारी जी, आप, अब रीना जी ने आप कह दिया तो आपको जवाब देना होगा, कह रहे हैं हम क्या करें। अच्छा देखिए रीना जी, मैंने तो सबसे बढ़िया एक ही रास्ता निकाला है कि आप चुपचाप खड़े हो जाएं और जो वाइफ कहे आप उसके पीछे पीछे चलें। और मैंने इस छुट्टियों के दौरान करीब हजारों वकीलों से बात की है हाल चाल लेने के लिए, और सब सर्वे किया है तो सबने यही कहा है कि मैं तो भैया उनके पीछे पीछे चल रहा हूं अपनी पत्नी के, और जो लोग पीछे अभी चलेंगे, जो उनकी बात मानेंगे, वो एक कामयाब, एक सक्सेसफुल फैमिली होगी, और एक बहुत बड़ी समस्या और विपदा से हम लोग निकल के बाहर आएंगे। और जो इसे निकल के बाहर आ गया वो एक प्रूवन हस्बैंड होगा कि वो हर कुछ झेल सकता है। और उसको तो विप्लव अवस्थी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मोमेंटो भी बना के बाद में दें कुछ फैमिलियों को जो इस आपदा से सक्सेसफुली निकल के आ जाए। रीना जी क्या जवाब है आपका। अच्छा, मेरा ये कहना है कि देखिए पहली बार समय ऐसा आया है जब पुरुषों को भी धैर्य का परिचय देना है। जी। समय मिला है कि भाग दौड़, दुनिया, रुपया, पैसा छोड़ के उस परिवार को देखे जिसके लिए वो दिन रात भाग रहा है, कि क्या ये परिवार, उसको समय मिला है उस परिवार को समय देने का जिसके लिए उसने नींदें गंवाई है, अपना चैन गंवाया है, उस परिवार के साथ समय निकालने का, उनके साथ बैठने का, उस पत्नी के साथ जिसके पास नौकरानी नहीं है, मदद के लिए कोई नहीं है, उसकी मदद करने का, कि वो आटा बनाए तो आप तवा रखें, वो सब्जी काटे तो आप बोले। अगर ये सहयोग आप बना के रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो पत्नी और वो बच्चे जिंदगी भर आप जो कहेंगे वैसे चलेंगे और वैसे ही रहेंगे। और बिल्कुल सही कहा मुरारी जी ने, ये टेस्टेड टाइप है पतियों के लिए भी जो काफी बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि पुरुषों को आदत है उठ के काम ना करने की, बताने की है, और वो करते क्या है, मदद करेंगे, थोड़ी देर बाद बैठ के कहेंगे अरे भाई कॉफी पिलवा दो, अच्छा कुछ पिलवा नहीं हो गई। तो गाँव के तो बढ़े हुए हैं, लेकिन वो अच्छी बात है कि परिवार को सहयोग मिल रहा है कि पिता घर में है, बच्चे भी उनके साथ समय व्यतीत कर पा रहे हैं, लेकिन धैर्य उनके लिए भी है, धैर्य उनके लिए भी है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान सबको पेशेंस दें विप्लव जी, और इस लॉकडाउन से हम बाहर आए
और हम सब सफर कर रहे हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया वेबिनार तो फिलहाल मुरारी साहब समय इतना ही है। आपका मुरारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही रीना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, महत्वपूर्ण बातें हुई, और तमाम जो इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े, तमाम जिन्होंने ईमेल्स भेजे, हमको व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ संपर्क में आए, उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि इसमें मैं टाइम कम है, लेकिन हमारी मोर एंड लेस तमाम ऐसी बातें जिनको लेकर तमाम प्रश्न थे कि कैसे हम निपट सकते हैं, उस पर आप जानकारों ने अपनी बेहतर राय दी। फिलहाल अगले वेबिनार की हम तैयारी करें। अगले वेबिनार में हम ऐसे ही कानून के किसी ना किसी बड़ी सक्सेस से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।